ताज़ा पड़ा। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा। आज फिर एक बार कोशिश करते हैं वैश्विक मामले पर अपनी दृष्टि डालने की। दुनिया इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। पहले ये उथल पुथल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कारण महसूस होती थी, पर पिछले साल भर से इस उथल पुथल के केंद्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर लेना चाहते हैं समझ पाना मुश्किल हो रहा है। किस तरीके से दुनिया को चलाना चाहते हैं, अमेरिका को नहीं दुनिया को, यह समझ पाना भी मुश्किल जा रहा है। बात लोकतंत्र की करते हैं, साफ तौर पर तानाशाह दिखाई देते हैं। आज ही उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने अपने आप को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। वेनेजुएला में लोकतंत्र की स्थापना के संदर्भ में वो अपनी प्रतिबद्धता जता रहे थे, तो उस वेनेजुएला पर उन्होंने कब्जा सैन्य ताकत के भरोसे कर लिया। पर आज हमारे बातचीत के केंद्र में वेनेजुएला नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत देश के तौर पर जिसकी हजारों सालों तक पहचान रही, पर इस समय गंभीर संकट से घिरा हुआ है, उस ईरान के संदर्भ में। हमारा आज का विषय ईरान बगावत की डगर या ट्रंप की नजर। ईरान पिछले 4-5 दशक से परेशानी के दौर से गुजर रहा है। एक समय ईरान बड़ा प्रगतिशील देश के तौर पर देखा जाता था, उसका एक खूबसूरत इतिहास है, बड़े बड़े साम्राज्य ईरान में हुए। पर 1979 में वहां पर इस्लामिक क्रांति हुई, वहां के शाह शासन को उखाड़ फेंका गया और एक धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी के द्वारा वहां पर इस्लामिक शासन की स्थापना कर दी गई। खुमैनी तो नहीं रहे, पर उनके उत्तराधिकारी के तौर पर खामनेई है। वो वहां की सर्वोच्च ताकत है, मतलब धार्मिक नेता के पास ही वहां पर वस्तुतः ताकत है। यूं वहां पर निर्वाचित राष्ट्रपति है, संसद है, पर वो सब जवाबदेह जो है वो इस धार्मिक नेता के प्रति है। तो खामनेई के शासनकाल के दौरान लगातार टकराव चलता रहा। पहले इराक के संदर्भ में था, फिर अन्य अरब देशों के संदर्भ में था, इजराइल के साथ तो उनकी शत्रुतापूर्ण रिश्तों के संदर्भ में लंबी कथाएं हैं, कहानियां हैं। पर एक अरसे से अमेरिका और ईरान के बीच भी रसाकशी का दौर जारी है। ईरान जिसके पास में तेल का अकूत भंडार है, वो ईरान लंबे समय से प्रतिबंधों की मार से परेशान है। ईरान के ऊपर आरोप रहता है कि वो अपने पड़ोसी देशों में आतंकी घटनाओं को प्रश्रय देता है, अमेरिका के खिलाफ फंडिंग करता है, तमाम आतंकी हमलों में संरक्षक की भूमिका निभाता है, और इस आधार पर ईरान पर समय समय पर विभिन्न प्रतिबंध लगते रहते हैं। ईरान जो तेल की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, वो ईरान इस समय पर जबरदस्त मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी, तब एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की कीमत 70 थी। वो आज एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 लाख रियाल हो गए। कितना बड़ा अंतर है। भारतीय रुपए के मुकाबले भी तकरीबन एक भारतीय रुपए में 11,000 से अधिक ईरानी रियाल आ जाते हैं। तय बात है, जब प्रतिबंधों का दौर है, मुद्रा इस कदर नीचे गिर गई है, तो लोगों की जिंदगी में परेशानी है, दुश्वारी है, आर्थिक तंगी है, रोटी का संकट है, और नतीजा यह है कि उस इस्लामिक शासन के खिलाफ या शासन व्यवस्था के खिलाफ ईरान की जनता एक बार फिर सड़कों पर है। अब ये जो सड़क पर उतरे हैं, वो भूख के कारण है या धार्मिक प्रतिबंधों के कारण। कोई ईरान में 2 साल पहले हमने देखा था, हिजाब के कारण से तमाम युवा सड़क पर उतर आए थे। पर ईरान में जो सत्ता है वो इस बात से इंकार करती है कि ना तो ये भूख के कारण है, ना ही ये इस्लामिक कट्टरता के कारण है। ये सब कुछ इजराइल और अमेरिका की शरारत है, जो हमारे देश के तेल भंडार पर कब्जा करना चाहते हैं, अपने हाथ में सत्ता का रिमोट रखना चाहते हैं और हमारे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। तो आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि ईरान में चल क्या रहा है। क्या ईरान की हालत इराक जैसी होने जा रही है? क्या सीरिया या लीबिया जैसा हश्र ईरान का भी होने जा रहा है? क्या वेनेजुएला में जो हुआ वो ईरान में भी घटित हो रहा है? या ईरान अपने आप को सुधारेगा, अपने तौर तरीकों को सुधारेगा और एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर अपनी पहचान बना पाएगा? ट्रंप की महत्वाकांक्षाएं ग्रीनलैंड पर पहले अमेरिका की फौजों को उतारेंगी या ईरान के संदर्भ में अमेरिकी सैनिक कार्रवाई करते हुए पहले दिखाई देगी? ये भी हमारी जिज्ञासा का विषय है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं।
हमारे साथ में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी साहब हैं, जो कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ में जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। और खासतौर पर हमारे साथ राणा अली जोएब साहब हैं, जो पाकिस्तान से खासतौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं, क्योंकि विषय एक इस्लामिक राष्ट्र का है। पाकिस्तान किस नजरिए से ईरान के घटनाक्रम को देख रहा है, इसमें भी हमारी दिलचस्पी है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अतीकुर रहमान साहब से करते हैं और रहमान साहब से समझने की कोशिश करते हैं, इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं अतीकुर रहमान साहब, या लोग शासन व्यवस्था से आजिज होकर, महंगाई से त्रस्त होकर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, या आप भी इत्तेफाक रखते हैं दोनों में से कोई बात सत्य नहीं है? कुछ लोग खिलौना बन गए हैं इजराइल और अमेरिका का, वो तमाशा कर रहे हैं। क्या कहते हैं रहमान साहब, क्या जानकारी आपके पास और क्या आकलन आपका? डॉक्टर साहब, ईरान एक ऐसा वाहिद मुल्क है हमारे ग्लोबल सीन पर जिसकी ताकत भी धर्म है और कमजोरी भी धर्म है जी। क्योंकि एक मेजॉरिटी शिया हुकूमत है। कोई भी सुन्नी अरब उसको पसंद नहीं करते। साथ साथ में वेस्टर्न कंट्री जो कि उस पे सालों साल से सैंक्शन लगाती आई है, वो भी उसको पसंद नहीं करते हैं। अब हमने देखा था जब इनके 1-1.5 महीने पहले जो इजराइल के संदर्भ में जो क्राइसिस हुई थी, पूरे के पूरे ईरान के पब्लिक ने खोमेनी साहब का साथ दिया था और डिक्लेयर किया था कि हम किसी भी हद तक के जा सकते हैं इजराइल और अमेरिका को मात देने। उस दिन से, उस वक्त से इजराइल और अमेरिका के निशाने पर ईरान आया। न्यूक्लियर वेपन्स एक बहुत बड़ा मुद्दा उस वक्त में था। अब इन्होंने कमजोरी बनाई है अमेरिका ने ईरान के तेल की, और वेनेजुएला के साथ में ये पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल साफ साबित हो गया है कि अगर अमेरिका का कोई मकसद है पूरी दुनिया पे कब्जा करने का, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी दिलचस्पी ऑयल से। डॉक्टर साहब, मैं जब यूनिवर्सिटी में एमए कर रहा था इन पॉलिटिकल साइंस, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के जो प्रोफेसर कामत थे, वो हमको बताते थे कि इस दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है वो अमेरिका की लेबोरेटरी में पलता है, पुछता है और बड़ा होता है। हर प्रॉब्लम के पीछे यूएस का हाथ है, जो कि हमने सालों साल डीपली इसको स्टडी करने में इस बात को पाया है कि बेशक अमेरिका हर वो प्रॉब्लम का हिस्सा है जो दुनिया में हमारे सामने आते हैं। अब आपने, क्योंकि अगर मुझे पिन पॉइंटेडली इस बात को डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। कि भाई ये क्या है, ये इस्लामिक रेवोल्यूशन और खुमैनी के लिए बगावत, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आई है ना, और डॉक्टर साहब मैं समझ रहा हूं, जहां तक कि मेरी 2-3 दिन की स्टडी है, ये बहुत ही डिलिबरेट अमेरिका का अटेम्प्ट है। सैंक्शंस तो उसके ऊपर थे ईरान के ऊपर, लेकिन डिलिबरेटली अमेरिका ने इसको लादा है। कुछ ऐसे फोर्सेस वहां पर एंटी खोमेनी हैं जो कि प्रो अमेरिकन हमेशा से जाने जाते हैं, लाद के इस बात को उजागर करना चाहते हैं कि भाई पीपल आर रिवोल्टिंग, जो पब्लिक है वो इस्लामिक खोमेनी के अगेंस्ट में। क्योंकि मैं नहीं समझता हूं, अगर ऐसा होता डॉक्टर साहब, अगर ऐसा होता तो इजराइल और यूएस के संबंध में 1.5 महीने पहले वहां की पब्लिक खोमेनी के साथ क्यों होती? ये एक बड़ा सवाल हमारे मन में आने चाहिए। तो आप एक बात बताओ, मैं आऊं ब्रह्मदीप अलूनी जी के पास, अतीकुर रहमान साहब, कौन खतरे में है? ईरान खतरे में है या इस्लाम खतरे में है? क्या दिख रहा है आपको? नहीं, इस्लाम अगर खतरे में है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई दीन, कोई मजहब किसी तरह से कोई खतरे में आ सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अरब नेशंस हैं जो कि ईरान के समर्थन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी इकोनॉमी खुद अपनी अस्थिरता है, तो कैसे उसका सपोर्ट करेंगे? हाँ, एक रिजीम खतरे में है, मैं ये मानने को तैयार हूं। और ये रिजीम जो भी होती है ना दुनिया में, ये एक रिजीम सख्त होती है। नहीं, मैं ये बात रहमान साहब इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि अमेरिका ईरान के संबंध को भले ही ईसाई और इस्लाम एक युद्ध के रूप में ना देखा जाए,
पर इजराइल के साथ अरब देशों के जो संबंध हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसी दृष्टि से देखा जाता रहा है। अभी भी ईरान सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि वो अमेरिका की मदद के साथ हमारे यहाँ ये कर रहा है, और इजराइल के प्रति शत्रुता रखने वाले तमाम अरब देश एक एक करके अपने वजूद को खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं कि अभी इजराइल के खिलाफ सबसे मुखर आवाज, सबसे बुलंद आवाज, सबसे ताकतवर आवाज ईरान की दिखाई देती थी, पर ईरान के हालात भयावह दिखाई दे रहे हैं। क्या मानते हैं आप, ईरान भर खतरे में है या इस्लाम बराम इजराइल का जो एक माहौल बना हुआ था उसमें इस्लाम खतरे में है? मेरा सवाल ये है। एक छोटा सा एक उदाहरण लेके देखिए ना, एक मुल्क जो कि जैसा, इसीलिए मैंने पिन पॉइंटेडली कहा था कि ईरान की ताकत भी शिया होना है और उसकी कमजोरी भी शिया होना है। 30-35 साल से जब एक मुल्क के ऊपर पूरी वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस लगा के रखे हैं और अब आके हमको मालूम पड़ता है कि उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, क्यों अचानक 1.5 महीने में क्या बदला? समझे ना, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आनी थी तो ये 35 साल के सैंक्शंस के बाद में क्यों नहीं आई? और मैं बड़ी तारीफ की बात है ये कि ईरानियन लोगों ने इतने सालों साल के लगातार वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद भी एक रिजीम का सपोर्ट करते हुए अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को कभी भी दुनिया के सामने आने नहीं दिया। लेकिन ये 1.5 महीने पड़े हैं कि इजराइल और अमेरिका को चैलेंज करने वाला ऑन द इश्यू ऑफ न्यूक्लियर वेपन, सैंक्शंस पर नहीं डॉक्टर साहब, सैंक्शंस पर नहीं, न्यूक्लियर इश्यू पर उसने चैलेंज किया। और आज देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ये कठपुतली बनाने पर आमादा है। कठपुतली बनाने पर आमादा है, ये अतिकुर रहमान साहब का कहना है। अतिकुर रहमान साहब का कहना है कि 35 साल से आर्थिक प्रतिबंध लगे थे, लोग सड़क पर नहीं उतरे, अभी 1.5 महीने में क्यों आ गए? और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी मेरे साथ में है। अलूने जी, आप भी मानते हैं कि जो भी कुछ सड़क पर प्रदर्शन है वो एक प्रायोजित किस्म का प्रदर्शन है, ना तो उसमें धार्मिक कट्टरता कोई वजह है, ना ही आर्थिक तंगी वजह है? या आप मानते हैं दोनों की ही अति हो गई? एक इंसानी जिंदगी को जिस खुलेपन के साथ जीने की इजाजत मिलनी चाहिए, पुरातन पंथियों ने अपने दकियानूसी रवैये के तहत हर तरीके का प्रतिबंध लगाया, जिसमें लोगों को अब दब घुटने लगा। इसलिए ये विरोध का सुर आ गया। पहले हिजाब के रूप में था और अब तो सड़क पर सभी लोग उतरे हुए, और आर्थिक प्रतिबंधों की भी सीमा हद से ज्यादा पार कर गई, इसलिए लोग सड़क पर हैं। आप क्या देख पा रहे हैं ब्रह्मदीप जी? हिमांशु जी, बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों बाद आपको देखा और आपसे जुड़ने के लिए। देखिए हिमांशु जी, जब मैं ईरान के बारे में सोचता हूँ तो जाहिर सी बात है कि खुमैनी और खामनी दोनों के बारे में सोचता हूँ। इस्लामिक क्रांति आई और रिजिम चेंज होती है, पहलवी को भगा दिया जाता है। अरब राष्ट्रों में एक ट्रेंड देखने को मिलता है, मिलता भी रहा है और मिल भी रहा है कि धर्म के नाम पर आप सत्ता में आओ, सत्ता में बने रहो और फिर सत्ता में बने रहने के लिए गुंडागर्दी पर उतर आओ। ईरान इससे अलग नहीं है। खामनेई सत्ता में आए हैं। किसी भी देश के जो लोग हैं वो खुशहाली चाहते हैं, किसी भी देश के लोग चाहते हैं कि दुनिया में उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर हो। इंटरनेट का दौर है, ईरान के युवा भी चाहते होंगे, ईरान के लोग भी चाहते होंगे, वहां के युवा भी चाहते होंगे कि दुनिया भर के औद्योगिक केंद्र आए, दुनिया भर की फैक्ट्रियां आए, वहां पर भी वैसा ही विकास हो जैसा बहुत हकीकत नहीं है। लेकिन सऊदी अरब ने कोशिश तो की है। सऊदी अरब भी एक इस्लामिक मुल्क है, उसने कोशिश तो की है। लेकिन खामनेई ने देश को क्या दिया है? खामनेई ने बिल्कुल सभी, भारत पर भी बहुत सारे विरोधाभास देखने को मिलते हैं, भारत पर भी बहुत सारे दबाव है। लेकिन आपने क्या दिया है? आपने दिया है ईरानियों के पैसों पर, ईरानियों की मेहनत पर आपने हिजबुल्लाह को खड़ा कर दिया, आपने ईरानियों के मेहनत पर हमास को खड़ा कर दिया, आपने ईरानियों की मेहनत पर, वहां के लोगों की मेहनत पर आपने हुथियों को खड़ा कर दिया। आप पूरी दुनिया में शिया दुनिया के रहनुमा बन गए और उस शिया दुनिया के रहनुमा बनने के साथ साथ फिर आप इस्लामिक दुनिया की रहनुमाई के लिए भी अपना दावा ठोकने लगे। अब दुनिया, ईरान में लोग मर रहे हैं, महिलाएं अधिकार चाहती जिसका आपने जिक्र किया, महिलाएं शिक्षा चाहती है जिसका आपने जिक्र किया, महिलाएं खुशहाली चाहती, तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन आप क्या कर रहे हैं?
आपने धार्मिक पुलिस के नाम पर महिलाओं को सरेआम बेइज्जत किया, महिलाओं का आपने सरेआम मारा। उसके बाद जैसे ही आपके विरोध में कोई आवाजें उठती है तो आप उसे देश के खिलाफ एक विद्रोह कह देते, आप उसको अमेरिका और इजराइल का एजेंट कह देते। ये जो 540 या 550 लोग जिनका आंकड़ा है, मरे तो हजारों होंगे, ये क्या सब लोग इजराइल और अमेरिका के लिए सड़कों पर आ गए? नहीं, क्योंकि आप तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आपकी नीतियां जो थी, आपने सभी सवालों के जवाब अपनी धार्मिक नीति में ढूंढने की कोशिश की। और इस वैश्वीकरण के दौर में ईरानियों के लोगों ने करारा जवाब दिया है कि सभी समस्याओं का हल धर्म नहीं हो सकता। आप धर्म के नाम पर किसी देश को जोड़ कर नहीं रख सकते। यदि देश का विकास करना है आपको, तो आपको वैश्वीकरण की नीतियां अपनाना होगी। तो ब्रह्मदीप जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप मान रहे हैं कि ये स्वाभाविक किस्म का विरोध सड़क पर आ गया है, या आप मानते हैं कि ट्रंप अफसर को भुनाने की कोशिश में उन्होंने लोगों को उकसाया है और ईरानी लोग गलती कर रहे हैं, देश की अंदरूनी समस्या का समाधान भारी ताकत के भरोसे खोज रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि माननीय डोनाल्ड ट्रंप ईरानियों की खुशहाली के लिए वहां पर मदद करने वाले हैं, ईरान की सेहत सुधारने के लिए उपक्रम करने वाले हैं? अगर वो वॉशिंगटन में बैठकर कह रहे हैं कि अगर आपने गोली चलाई प्रदर्शनकारियों पर तो मेरे बम गिरेंगे, इसके पीछे ईरान और ईरानियों का भला है, या कुल मिलाकर ईरान एक अजीब किस्म की कश्मकश में फंस गया? इधर कुआ उधर खाई, इधर खामने उधर ट्रंप। कुल मिला के ईरान के व्यक्ति को तो मरना ही है, चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पर, कटना तो खरबूजे को है ही। देखिए, ट्रंप, बिल्कुल आप हिमांशु जी, आपकी बात बहुत सही है। ट्रंप के इरादे गलत हो सकते हैं। ट्रंप के लिए ईरान बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है। ट्रंप चाहते भी ईरान पर कब्जा करना, वहां पर चाहते भी शासन व्यवस्था जो है वो अमेरिका के हित में हो। लेकिन इन सबके बीच जो लोगों का गुस्सा है, लोग अपनी खुशहाली चाहते हैं, और आपने उस देश के लोकतंत्र को बंधक बनाकर रखा। 1979 के बाद पहली बार ईरान के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि मेरे वश में नहीं है, इस देश की समस्याओं का हल मैं नहीं कर सकता। ऐसा किसी राष्ट्रपति ने नहीं कहा था। तो ये जो लोग भड़के हैं, आप याद कीजिए, अभी जब राष्ट्रपति आए थे, इसका मतलब स्पष्ट है कि वहां के लोग लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हुए देख रहे हैं। लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं, ये ब्रह्मदीप बलूनी जी कह रहे हैं, पर 1979 की क्रांति तो लोगों की ही थी। शाह का शासन था, उसे उखाड़ फेंका था। लोगों ने अपनी मर्जी से इस्लामिक शासन को चुना था, चाहे उस समय खुमैनी थे, चाहे अभी खाम नहीं थे। हमारे साथ जो है सोडी साहब जुड़ गए हैं, पर सोडी साहब, मैं चाहूंगा कि पहले हम राणा अली जोहब साहब से उनका नजरिया जाने। पाकिस्तान जो इस्लामिक देशों से मदद की अपेक्षा समय समय पर रखता है और अमेरिका से भी मदद की उम्मीद करता है, ईरान के घटनाक्रम को क्या देख रहे हैं? अमेरिका की साजिश या इस्लाम के शासन की विफलता ईरान में? क्या देख रहे हैं राणा साहब? थोड़ा अपना नजरिया साझा करिए ना हमारे साथ। क्या सोचता है पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत देर के बाद आपके शो में जुड़ने के लिए। ये जो मौजू है ये मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से कि ईरान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, मैं अभी डिबेट सारी सुन रहा था, आपने जो मेरे मौजूद पैनलिस्ट हैं उनकी जानिब से भी, डॉक्टर अतीक उर रहमान साहब की भी और बाकी लोगों की भी। असल में कोई ऐसा मुल्क नहीं है डॉक्टर साहब, बशमूल पाकिस्तान, बशमूल कि जहां पे इख्तलाफ राय मौजूद नहीं हो, यानी आप जिसे कह सकते हैं। प्रोटेस्ट है वो इंडिया में भी होते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी होते हैं, और यहाँ पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ है उसके खिलाफ भी होते हैं। इसी तरह जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप है उसके खिलाफ भी अमेरिका में इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो वहां पे भी एहतजाज जारी है उनकी पॉलिसीज को लेके। जी, सेम सिचुएशन को अगर हम देखें ईरान के अंदर, तो ईरान में भी जो को इख्तलाफ राय होता है अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने या इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के अलावा किसी भी मुल्क में जारी एहतजाज में अपने बयान दिए हैं? नहीं दिए।
क्या भारत में अगर प्रोटेस्ट होता है, आज आप ही की ये जो खबर आप चला रहे थे शो शुरू होने से पहले कि गन्ने को लेके किसान एहतजाज कर रहे थे, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया कि नरेंद्र मोदी अगर तुमने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई एक्शन किया तो मैं तुम्हें देख लूंगा? हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के हामी जो लोग हैं वो एहतजाज करते हैं, वो पुलिस से लाठी चार्ज होता है, यहाँ पे लोग मरते किसी किस्म का को बयान दिया तो जवाब नहीं। इसका खुल्लम खुला और एक बड़ी जिसे कहते हैं ओपन बुक है ये, कि ये समझने की जरूरत है कि इसमें ईरान के अंदर जितनी भी ये चीजें हो रही हैं इसमें अमेरिका इसको बैक कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश है कि किसी तरह से इन चीजों को मजीद हवा दी जाए और हवा देने के बाद हम ईरान के अंदर गवर्नमेंट जो है उसमें अगर अब अगला राणा, मैं बीच में हस्तक्षेप के लिए माफी चाहता हूँ। आपने दलील तो बहुत अच्छी दी, लेकिन संदर्भ थोड़ा और व्यापक है। आपने बताया कि देखो, जो डोनाल्ड ट्रंप हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं उनके तो अमेरिका में उनकी नीति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाता है, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के खिलाफ हो जाता है। पर थोड़ी बात अलहदा है। ईरान के 31 प्रांत हैं, 100 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। सुरक्षा बलों ने माना है कि हमारी गोलियों से ही 50 से ज्यादा लोग मारे गए। आंकड़ा सरकारी तौर पर 500 से ज्यादा की मौतों का आ चुका है 2 हफ्ते में प्रदर्शन के दौरान, प्रदर्शनकारियों पर हमले के संदर्भ में। और साथ साथ इतना ज्यादा आक्रोश है कि इंटरनेट जैसी व्यवस्थाओं को बंद रखा गया है। तो संदर्भ थोड़ा व्यापक हो गया। प्रदर्शन एक शहर में नहीं है, केवल नारेबाजी तक नहीं है, लोग मर रहे हैं, हजारों लोग जेल में डाले जा रहे हैं, और सख्ती इतनी ज्यादा की जा रही है कि खबरें एक दूसरे के पास ना पहुंचे, चाहे वो अफवाहें हों, तो इंटरनेट भी प्रतिबंधित कर दिया है। और ये सिलसिला 2 हफ्ते से है। क्या राणा अली जो साहब का मानना यह है कि ईरान के लोगों के अंदर अपने देश के प्रति कोई जज्बात नहीं रह गया है, सब ट्रंप के पैसों के आगे बिक गए हैं, इजराइल के जूतों के आगे झुक गए हैं, इसलिए सब उनके इशारे पे खेल रहे हैं? या आप मानते हैं कि वहां पर जो हुकूमत है वो अपने लोगों की भावनाओं को समझ पाने में नाकाम हो रही है? ट्रंप की निगाह होगी, इजराइल की हजरत होगी, पर वहां की जो हुकूमत है वो अपने लोगों का साथ बनाए रखने में नाकाम हो रही है। राणा साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, और आपके शो में ही आज की डेवलपमेंट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि जो आज के दिन में डेवलपमेंट किया है वो ये है कि ये जो उनका सुप्रीम लीडर है उन्होंने ये बाकायदा तौर पर कह दिया है कि हम ये जो प्रोटेस्ट हैं इनको काफी हद तक, यानी कि मुकम्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन 50-60% तक हम इनको कंट्रोल करने में कामयाब हो चुके हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो लोगों के लाइक जो एक थे, जो कारोबारी लोग थे, जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ दिसंबर से, उन्होंने ये कहा कि जो उनकी मांगे थी, जो उनकी डिमांड्स थी, उनको हमने कई हद तक मान लिया है। और मानने के बाद अब वो इस पोजीशन पर आ गए हैं कि हम अब इन लोगों को मुंतशिर करें, इनको थ्रू पुलिस या थ्रू आर्मी, जो भी उनके पास एक अदालत है, उसके जरिए हम इनको बिखेरें और इनको वापस इनके घरों तक पहुंचाएं, ताकि देखिए मैं अब बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली ये कहने को तैयार हूं कि अगर हम ये समझें कि ईरान के अमेरिका के इस वक्त भी जासूस मौजूद नहीं है तो हम गलत हैं। हम ये समझें कि लोग वहां पे मौजूद नहीं है तो भी हम गलत हैं। अगर हम ये कहें कि जो शाह ईरान था उसका बेटा जो है पहले तो इस वक्त अमेरिका में बैठा है, उसके भी हामी जो यहाँ पे ईरान में मौजूद हैं और उसको गवर्नमेंट में देखना चाहते हैं, वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है तो भी हम गलत हैं। इसमें आपकी बात बिल्कुल है कि लोगों की भावनाएं मौजूद हैं, लेकिन 100% वो लोग नहीं है कि जो भावनाओं की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से या गवर्नमेंट के सताए हुए बाहर निकले हैं। वो भी लोग शामिल हैं जो इसराइल के सपोर्टर हैं, वो भी लोग शामिल हैं जो ट्रंप के सपोर्टर हैं, इसमें वो भी लोग शामिल हैं जो रजा पहलवी को सदारत देना चाहते हैं, उसके हवाले गवर्नमेंट करना चाहते हैं। तो ये कुल सारी चीजें शामिल है, ये राणा अली जोहब साहब बोल रहे हैं। लेकिन राणा अली जोहब साहब का कहना है कि वहां के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अब हम काबू करने की स्थिति में आ गए, काफी बातें मान भी ली है। पर सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति कब मानता है कि मैं उखड़ रहा हूं? वो तो बताता है सब कुछ काबू में कर लिया गया है। जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था, खबरें आ रही थी कि इतने किलोमीटर अंदर आ गए, इतने किलोमीटर अंदर आ गए, तो वहां का रक्षा मंत्री बोलता था आओ तो सही हम बताते हैं, और पता चला कि कुछ देर बाद वो रक्षा मंत्री गिरफ्त में था।
तो सत्ता में बैठे हुए लोग तो ऐसे ही दावे करते हैं राणा साहब। पर मेरे साथ में JS सोढ़ी साहब हैं, सैन्य मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनका अपना एक अध्ययन और नजरिया रहता है। सोढ़ी साहब ईरान के हालात को क्या देख रहे हैं, एक सामाजिक समस्या के तौर पर या एक सैन्य रणनीति के तहत योजनाबद्ध तरीके से ईरान के दुश्मन अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और ईरानी हुकूमत खुद ही ईरान की लोगों की दुश्मन बनी हुई है, तो वो उसमें मददगार की भूमिका में है। क्या देखते हैं सोढ़ी साहब आप? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया, ट्रैफिक में फंस गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हिमांशु जी, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था 5 जून 1916 को रूस ने ऑस्ट्रिया हंगरी पे एक सैनिक हमला किया जिसे लेकिन आज वही जनता इन जिहादियों के खिलाफ हो रखी है, क्योंकि इन्होंने पिछले 47 साल में इतनी इन पे पाबंदियां लगाई कि आज वो जब देखते हैं दुनिया के बाकी मुल्कों में कितनी आजादी, उनके यहाँ कुछ भी नहीं है, तो उनका सड़क पे आना वाजिब है, ऊपर से आर्थिक मार। तो जहां तक अमेरिका और इजराइल है, उनकी तरफ से बिल्कुल सही है, क्योंकि ईरान उनका दुश्मन है, उन्हें एक मौका मिल रहा है, वो मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 3-4 बारी कह दिया कि हम हस्तक्षेप करेंगे। ऑलरेडी परसों डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने पूरी ब्रीफिंग कर दी ईरान पे किस तरह से हमला होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए, ये ईरान की हुकूमत की अपनी गलती है, उन्होंने इजराइल और अमेरिका को एक अच्छा पका पकाया मौका दे दिया हस्तक्षेप करने का। अच्छा, एक बात बताइए सोढ़ी साहब, जो काम अमेरिका ने वेनेजुएला में कर दिखाया, निकोलस मादुरो को उठा लाया उसकी पत्नी के साथ में, और डोनाल्ड ट्रंप ने अब तो अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बता दिया, क्या ईरान में भी वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन की गुंजाइश अमेरिका या इजराइल के संदर्भ में संभावना देखते हैं? पहला सवाल। और जैसे वेनेजुएला में अमेरिका के अघोषित कब्जे को लेकर सड़क पर बहुत प्रतिरोध नहीं दिख रहा, क्या ईरान में अमेरिका की ऐसी कार्रवाई सहर्ष स्वीकार हो जाएगी? इन दो पर आपका कोई आकलन है, या वहां के सैन्य हालात ऐसे नहीं है कि इस प्रकार की आप हरकत कर सको, इसकी गुंजाइश नहीं? क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जिस तरह सफलता से अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किया, उसने दुनिया को दिखा दिया कि आज के जमाने के युद्ध सिर्फ सेनाओं के बीच में नहीं लड़े जाएंगे, वायु सेनाओं के बीच में नहीं लड़े जाएंगे। अगर कोई देश के पास ताकत है, जैसे अमेरिका के पास है, तो युद्ध एक दूसरे तरीके से भी लड़े जाते हैं, जो कि फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन डॉक्ट्रिन जो 2001 में अमेरिका ने बनाई थी। और चीन 3 जनवरी इस साल तक इकलौता देश था, अब अमेरिका दूसरा देश बन गया जिसने मल्टी डोमेन ऑपरेशन में अपनी सफलता दिखा दी है। ईरान में भी ये चीज होना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका अच्छी तरह जान चुका है कि किस तरह से ये सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन अगर किसी कारण से अमेरिका वेनेजुएला टाइप ऑपरेशन नहीं भी कर सकता है और उसे ईरान के बड़े नेताओं को मारना पड़ता है, ईरान की जनता से कोई प्रदर्शन नहीं होगा, वो वेनेजुएला की जनता की तरह खुशियां मनाएगी। क्योंकि 47 साल से जो ये ईरान की आवाम अपने कट्टरवादी इस्लामिक जिहादियों के जो दहशत से जी रही है, उसे अब एक मौका दिख रहा है, एक आजादी का, एक नई जिंदगी का। रेजा पहलवी बार बार कह रहा है कि मैं आने को तैयार हूं। डोनाल्ड ट्रंप का बार बार बयान आ रहा है कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा ईरान की आवाम के लिए। तो ये सब कुछ मुमकिन है, ये सिर्फ फाइनल डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ने लेना है, लेकिन हाँ, मुमकिन सब कुछ है और ईरान की आवाम अपनी सत्ता में परिवर्तन का बहुत ही वेलकम करेगी। तो सोढ़ी साहब तो पूरी संभावना देख रहे हैं अमेरिका के दखल का, सत्ता परिवर्तन का। तो अतिकुर रहमान साहब क्या सोच रहे हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। क्या ईरान अमेरिका का औजार बन जाएगा, या आप उम्मीद करते हैं कि ईरान के लोग जो कुछ भी चाहते हैं खुद की दम पर हासिल कर लेंगे, बजाय इसके किसी बाहरी व्यक्ति की गुलामी करने के? क्या देखते हैं अतिकुर रहमान साहब? डॉक्टर साहब बार बार ये बात हमारे जो पैनलिस्ट हैं इस बात को सामने रख रहे हैं कि ईरान ने एक कट्टरपंथी सोच को जन्म दिया और अब पछता रहे हैं। आप मुझे बताइए ना कि पिछले 50 सालों में किस मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को तबाह किया है, अमेरिका के अलावा, वेस्टर्न नेशंस के अलावा?
किसने किसके ऊपर यूएन का वायलेंस करते हुए काम किया है? क्या ईरान के संदर्भ में हम ये बात कह सकते हैं कि ईरान ने कभी भी यूनाइटेड नेशंस के किसी चार्टर का उल्लंघन किया हो? माफ कीजिएगा अतिकुर रहमान साहब, मैं आपसे पूछ लेता हूं, जितने आतंकी संगठन हैं, हमास, हिजबुल, हूती, इन सबको फंडिंग उपलब्ध कराने के संदर्भ में, जमीन उपलब्ध कराने के संदर्भ में, हथियार उपलब्ध कराने के संदर्भ में, मतलब आपको इस बात से इनकार है कि नहीं नहीं ईरान कमाल की बात कर रहे हैं, वो तो केवल अल्लाह की प्रार्थना करने के अलावा कोई काम करते नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं? हथियार को ईरान का परस्पर क्या वास्ता, इन हमलों से ईरान का क्या संबंध, ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी भी ईरान को एक सेफ पैसेज मजहब की बुनियाद पर नहीं दूंगा। जो हमारे जो पैनलिस्ट ने ये बात रखी सामने कि भाई वो वेस्टर्न, ईरान के लोग वेस्टर्न आउटलुक चाहते हैं, वेस्टर्न चीजों को अपनाना चाहते हैं। हो सकता है कि ईरान की पब्लिक ये चाहती हो। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि क्या हम अपनी चाहत को किसी दूसरे मुल्क के लोगों पर थोप सकते हैं? भाई वेस्टर्न कंट्रीज अगर चाहती हैं कि वहां की औरतें बुर्का ना पहने और वहां की औरतें भी वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहती है, तो हम कौन होते हैं? सवाल यह है कि आखिर ईरान ने हिजबुल्लाह को जन्म देकर या किसी भी आतंकी संगठन को जन्म देकर किस मुल्क के ऊपर कब्जा किया? एक मुल्क का आप नाम लेके बताइए ना। क्या पाकिस्तान पे किया? क्या अफगानिस्तान पे किया? इराक और ईरान में जो जंग हुई थी उसमें फायदा किसका हुआ डॉक्टर साहब? उसमें एक बिल्ली ने दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली कौन बना? फायदा किसको हुआ? इराक, अफगानिस्तान, पूरे के पूरे अफ्रीकन नेशंस को तबाह किसने किया? वेनेजुएला के ऊपर आज जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये यूनाइटेड नेशंस खामोश होकर देख सकता है? देखा, एक एक भारी ताकतवर मुल्क तेल की चाह में मुल्कों को तबाह किए जा रहा है और यूनाइटेड नेशंस खामोश होकर देख रहा है। और हम लोग किस चीज का मजा ले रहे हैं? क्या बारी हमारी नहीं आएगी? क्या अमेरिका हमारा दोस्त बनकर रहेगा हमेशा? क्या ट्रंप ने हमको डराया धमकाया नहीं? 500+ टैरिफ क्या झेल पाएंगे हम? तो अतिकुर रहमान साहब, आप क्या चाहते हैं? ईरान को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, ट्रंप को जो करना है वहां पे कर गुजरे, हम अपने देश में हालात ठीक कर लें, पाकिस्तान अपने देश में हालात ठीक कर ले? ये आपकी अपेक्षा है कि अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है? ईरान की हुकूमत और ईरान की जनता अपने मसले को खुद सुलझा ले, बजाय इसके कि ट्रंप को मौका मिले अपने हथियार और अपने लोग उनकी धरती पर उतारने का और वहां के तेल के कुओं पर कब्जा करने का। मैं सवाल यहां पर लेकर आना चाहता हूं, देखो रहमान साहब, क्या आप ईरान की हुकूमत और ईरान की जनता से समय के साथ इस समझदारी की उम्मीद करते हैं, या आपका मानना है कि वो समय बीत चुका, बर्बादी तय है? जो इकोनॉमिक क्राइसिस वाला मामला है ना, वो बहुत सीरियस है, जो कि सोडी साहब ने भी आपको बताया। ये अच्छे अच्छे धार्मिक लोगों को, अच्छी अच्छी ताकतों को बिल्कुल बिल्कुल निढाल कर देती। ये इकोनॉमिक क्राइसिस से ईरान को जूझना पड़ेगा। अब चॉइस उनकी है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हम किसके साथ खड़े हैं? अगर आप ईरान के साथ खड़े होना नहीं दिखना चाहते क्योंकि उसने हिजबुल्लाह जैसे लोगों को पैदा किया था, तो चॉइस इज अदर। अगर हम अमेरिका का साथ देना चाहते हैं तो मेरा सिर्फ एक ही दुख है कि अमेरिका जैसी ताकत के ऊपर भरोसा करके क्या हम अपने आप को बचा पाएंगे उसी कंडीशन से जो ईरान आज अपने आप बचाना चाह रहा है? और पूरा पिक्चर हमारे सामने है। ट्रंप ने इतना भारी टैरिफ के दबाव में हमको घेर रखा है। हमको घेर रखा है, लेकिन मैं ब्रह्मजी जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या केवल ट्रंप के पास जाने का विकल्प है? ट्रंप से इतर समाधान खोजने की कोई उम्मीद दुनिया में नहीं रह गई है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? या हम अपनी हरकतों के संदर्भ में थोड़े संजीदा हों, आतंकी गतिविधियों में शामिल होना बंद करें, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को देश में लागू करें? तो जितने प्रतिबंध हैं, वो प्रतिबंध की बुनियाद क्या थी? प्रतिबंध की बुनियाद ये थी कि तेल का पैसा जो आता था वो आतंकी गतिविधियों में फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल होता था। क्या ईरान ये कदम नहीं उठा सकता? क्या ईरान के लोगों को इस दिशा में काम करने के विषय में नहीं सोचना चाहिए? देखिए, एक आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहता हूं मैं जी। कि
हिमांशु जी, इस्लामिक दुनिया के जो देश है वो खुलकर इस बात पर विचार क्यों नहीं करते कि इस्लामिक दुनिया के यदि स्थायित्व है, यदि शांति है, यदि मानवाधिकारों की रक्षा हो रही, सब हो रही है, तो फिर अमेरिका जैसे देशों को आप हस्तक्षेप करने का मौका क्यों देते हो? भारत को भी ब्रिटेन ने बर्बाद कर दिया था, लेकिन भारत खड़ा है ना, लोकतंत्र स्थापित है, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढता है। ट्रंप ने भारत को भी बहुत परेशान करके रखा है। हमारे यहाँ पर हम सरकारी मशीनरी को नहीं चला रहे हैं, हमारे देश की सत्ता पर हम विश्वास कर रहे हैं, हमारी सत्ता के खिलाफ हम वैसे नहीं हुए और हम धीरे धीरे दूसरे देशों से संबंध मजबूत कर रहे हैं। जापान को भी बर्बाद कर दिया था अमेरिका ने, जापान भी खड़ा हो गया। तो आखिर इस्लामिक दुनिया की ओर आखिर ये सारी शिकायतें ज्यादातर इस्लामिक दुनिया से क्यों आती है? दूसरी बात यह है कि क्या ईरान वापस खड़ा हो सकता है? बिल्कुल खड़ा हो सकता है। देखिए, ट्रंप जो है वो ट्रंप बहुत गलत कर रहे हैं। वेनेजुएला में बहुत गलत किया ट्रंप ने। वेनेजुएला को लेकर ट्रंप की बहुत आलोचना हुई, लेकिन वेनेजुएला के जो लोग हैं वो क्यों खुशियां मना रहे हैं? क्योंकि वहां पर लोकतंत्र तो नहीं था। मतलब वेनेजुएला ने अवसर दिया, ट्रंप ने उस अवसर को कैश किया। अब ईरान में अवसर है और ईरान के जो लोग हैं उसको कैश करना चाहते हैं। ये तो सच है ना कि ईरान में अथाह तेल है, अथाह प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन लोग तो भूखे मर रहे हैं। लोगों के पास तो पैसा नहीं है। और पैसा किसके पास है? पैसा है वहां की सेना के पास। वहां के संसाधनों पर सेना ने कब्जा कर रखा है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में सेना ने संसाधनों पर कब्जा कर रखा है। तो यदि ऐसे हालात रहते हैं तो फिर दुनिया में लोकतंत्र स्थापित कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात है, जो मुझे सबसे परेशान करने वाली बात लगती है, कि आप किसी के खिलाफ भी फतवा जारी कर देते, आप किसी को भी इस्लाम का दुश्मन मान लेते, लेकिन आप अपने देश के लोग जहां पर हैं, उस ईरान के लोग जिस सबसे बड़ी समस्या से प्रभावित हैं, ईरान के लोगों के सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, जिसकी ओर आपने इशारा भी किया, ईरान के लोग आज हमास के विरोध में भी हैं, वो हिजबुल्लाह के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और ये जो सारा प्रदर्शन है ये अंततः धर्म गुरु के खिलाफ आ गया है। तो आप एक फतवा जारी क्यों नहीं करते कि हम हमारे देश के लोगों के साथ खड़े रहेंगे? किसी भी देश के लिए राष्ट्रहित इसी में राष्ट्रहित की बात है। ये कहना है हमारे साथ बलूने जी का, लेकिन दृष्टि केवल इतनी नहीं है। इस्लामिक मानसिकता जो है उसके साथ में जिहाद शब्द जुड़ता है। और मिडिल ईस्ट की सियासत में एक देश है जिसका नाम है इजराइल। इजराइल के विरोध को ईरान लंबे समय से अपनी ताकत बनाए हुए था। राणा अली जोहर साहब मेरे साथ मौजूद है। अब तो तमाम मध्य पूर्वी एशिया के देश इजराइल के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है। क्या मानते हैं कि इजराइल एक गलती के स्थान पर हकीकत मानने का समय आ गया है? इजराइल को गलती मानने के स्थान पर हकीकत के तौर पर ईरान अगर स्वीकार कर ले तो शायद कुछ हालात बदल सके। क्या कहते हैं राणा अली साहब? नहीं, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डॉक्टर साहब जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है जी। क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो जिस एक शख्स ने हमें ये आज़ादी दी, हमें ये पाकिस्तान दिया, उन्होंने ये पहले दिन से ये कह दिया था कि इसराइल एक नाजायज रियासत है जो नहीं होने देंगे, नंबर 1। और नंबर 2, हम उसको कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और उसी एक नजरिए के ऊपर आज पाकिस्तान भी खड़ा है और पाकिस्तान के जो स्टांस है वो बढ़ गया है। देखिए, फलस्तीन में क्या हुआ आपके सामने है, गजा में क्या हुआ, इसराइल ने क्या किया। लाखों के हिसाब से बच्चों को, गजा पट्टी को सफाए हस्ती से मिटा दिया। यानी कि वो गजा जहां पे चंद माह कबल इमारतें थी, लोग खुशहाल थे, लोग वहां पे रह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बदमाशी कायम करते हुए वहां पे ना बच्चों को छोड़ा, ना औरतों को छोड़ा, ना ही वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ा। आज भी वहां पे जो मौतें हैं वो वहां पे हो रही हैं। क्या ऐसी रियासत को ईरान, मैं समझता हूं कि अलल ऐलान जो उन्होंने जंग का ऐलान किया हुआ है इसराइल के खिलाफ, उनकी इस जुल्म के खिलाफ, इस बर्बरियत के खिलाफ, ये ख्याल है कि उनको एक्सेप्ट कर लेना या उनको तस्लीम कर लेना, ये उन लाखों करोड़ों बच्चों के अच्छा राणा साहब, आपने बड़े भावुकतापूर्ण तकरीर दी इस संदर्भ में कि इजराइल तो नाजायज औलाद है। इस दुनिया में जायज औलाद कौन है? कौन सा देश है? जब दुनिया अस्तित्व में आई तो कौन सा देश था
जिसकी जितनी बहादुरी रही, जिसका जितना कौशल रहा, जिसका जितना सामर्थ्य रहा, वैसी वैसी जो है नक्शे पे रेखाएं खिंचती गई, बनती रही, बिगड़ती रही। ये तो इतिहास है, आप इनकार नहीं करेंगे। और आपको इजराइल के संदर्भ में गाजा पट्टी को लेकर ऐतराज है, पर सीरिया में अपदस्थ तानाशाह ने क्या किया, लीबिया में गद्दाफी क्या कर रहा था, सद्दाम हुसैन ने कितने ही लोगों को डाल रखा था जेल में, और जिस ईरान पर बात कर रहे हैं वहां पर भी लोगों के लिए कौन से कालीन बिछे हुए थे और गुलाब की पंखुड़ियां थी, वहां के संदर्भ में भी खबरें हैं। पर चूंकि ये इस्लामिक देश है, इन्होंने अपने ही देश के लोगों पर जुल्म किया, तो कोई ऐतराज नहीं है। पर चूंकि इजराइल एक दूसरा देश है, दूसरा धर्मावलंबी है, इसलिए आपको ऐतराज है। क्या आपको लगता है कि ये जहर, ये सोच अगर उस इलाके के लोगों में रही तो एक एक करके ये सारे देश ऐसे ही खत्म होते जाएंगे? हर झगड़े के बाद हो क्या रहा है, इजराइल की सीमा का विस्तार हो रहा है और फिलिस्तीन कागजों पर सिमटते ही जा रहा है। क्या कहते हैं राणा साहब? नहीं, मुझे नहीं लगता कि फलस्तीन जो है वो सिर्फ कागजों की हद तक उतरेगा। मेरा ख्याल है कि शायद आई थिंक 10 दिन पहले इंग्लैंड पे फलस्तीन की एम्बेसी मौजूद थी, जो कि वो इस वजह से फंक्शन नहीं थे, बरतानवी हुकूमत उनके साथ शायद डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो उन्होंने शुरू नहीं किए थे। लेकिन अब आके उन्होंने जो पैलेस्टाइन है उसकी एम्बेसी बाकायदा तौर पे ऑफिशियली प्रोफेशनल कर दी है। इसका मतलब ये है कि दुनिया भी ये जान चुकी है कि इसराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लिहाजा हमें उसका साथ देना। देखो राणा साहब, जो आपने बताया ना, ये ब्रिटेन में उनके यहाँ दूतावास शुरू हो गया, एम्बेसी शुरू हो गई। वो तिब्बत की निर्वासित सरकार 60 साल से हिंदुस्तान में रह रही है, उसके कारण तिब्बत के दलाई लामा के काबे कब्जे में चल रहा है। तो मैंने तो जो बात कही आपसे वो एक सीधे तौर पे सवाल किया कि इस लड़ाई के अंतर्गत देख क्या रहे हैं हम पिछले 40 साल से, 50 साल से। जब जब लड़ाई होती है पता चला कि फिलिस्तीन के पास जो क्षेत्रफल था, जमीन थी, कब्जे में थी, वो जमीन इजराइल के कब्जे में जाती जा रही है। हर लड़ाई के बाद इजराइल का भूभाग बढ़ता जा रहा है, फिलिस्तीन का घटता जा रहा है। इस सच्चाई की ओर कभी आपकी दृष्टि गई है कि आप देख पाए कि 1948 में जब इजराइल अस्तित्व में आया था तो उसके पास कितनी जमीन थी, फिलिस्तीन के संदर्भ में कितनी जमीन थी, और आज फिलिस्तीन के पास कितनी जमीन रह गई और इजराइल के पास कितनी जमीन हो गई? क्या कहते हैं राणा साहब? डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं रहा कि क्या एक लड़ाई करें और अगले देश पे कब्जा करती जाएं, उसकी जमीनों को अपने साथ मिलाते जाएं। ये भी एक आप ये समझें कि सॉवरेनिटी जो है वो किसी भी इंडिपेंडेंट स्टेट की, आप उसके ऊपर हमला करते हैं जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने किया, तो इसराइल भी यही मामला जो है वो आगे लेके चल रहा है। असल में इस खित्ते के अंदर इसराइल की धाक को उठाने के लिए, इसराइल का जो तानाशाही है जिसे हम कहते हैं वो कायम करने के लिए अमेरिका इस वक्त मैदान में है और ईरान उनका निशाना है। ईरान उनका निशाना है, राणा साहब को कह रहा है। पर मैं आखिरी बातचीत के लिए सोडी साहब आपके पास आता हूं। फिलिस्तीन की संप्रभुता कायम करनी थी इस्लामिक देशों को, और पता चला कि वो खुद ही अपनी संप्रभुता खोते जा रहे हैं। अधिकांश देश में कठपुतली सरकारें अस्तित्व में आ रखी हैं। इराक एक देश के तौर पर अपनी प्रासंगिकता खो चुका। सीरिया, लीबिया के संदर्भ में क्या कहें? क्या कहते हैं आप? ईरान के लोग अपने ही देश में अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर है, वहां तक तो ठीक। ऐसा तो नहीं कि अपने देश के खिलाफ हो जाएंगे और एक देश के तौर पर अपनी पहचान को खतरे में डाल देंगे। आखिरी सवाल। डॉक्टर साहब, 430 बीसी में थुसाइडस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं, और जो कमजोर होते हैं देखते रहते हैं। ये बात शताब्दियों बाद भी आज भी सही और सटीक है। जिसके पास ताकत है वो ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे सफल हो ना हो, लेकिन ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में रेजोल्यूशन नंबर 268 1967 का है इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन तब भी 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पे हमला किया। 1993 का बुडापेस्ट मेमोरेंडम है यूक्रेन और रूस पे के बीच, जिसमें रूस ने कहा है हम कभी यूक्रेन पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन तब भी उन्होंने 2022 में यूक्रेन में हमला किया। अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, अब अमेरिका ईरान में हमला करने के लिए तैयार है। मेरे कहने का मतलब है जिसके पास ताकत है वो ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट में 21 देश हैं, जिसमें से 13 इस्लामिक देश हैं।
21 देशों में से एक ईरान को छोड़ के बाकी पूरे 20 देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। एक ईरान अगर सत्ता परिवर्तन हो गया, वो भी पूरी तरह अमेरिका और इजराइल के साथ चला जाएगा। इसमें विफलता किसकी है? विफलता अपने देश की है। अगर देश की हुकूमत ने अपने नागरिकों के साथ अन्याय नहीं किया होता, बाहर की ताकतें कैसे अंदर आती, कैसे दखल देती? ये तो देश के अंदरूनी अपने गलत नियत और नीतियां थी कि बाहर की ताकतों को एक बैठे बिठाए एक मौका मिल गया। सीरिया लीजिए, आप इराक लीजिए, अब लेबनान लीजिए, सारे देशों ने अपनी गलत नियत और नीतियों का पालन किया। आज वही उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब की नॉर्डिक देश जो हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, वहां पे कभी कोई बाहर का हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि वहां पे कभी अंदरूनी दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि वहां की सरकारें अपने नागरिकों के साथ एक अच्छी नियत और नीति रखती हैं। तभी नॉर्डिक देश दुनिया में सबसे खुशहाली देश, सबसे खुश देश माने जाते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रेटिंग में। तो ये पूरी दुनिया के लिए सबक और सीख है। हम बाहर की ताकतों को तो ब्लेम करते रहेंगे, लेकिन गलती हमेशा पहले हमारे अपने ही होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे, तो जब तक हुकूमत जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहेंगी, ऐसे हालात नहीं बनेंगे। ईरान के संदर्भ में चूक यही है, वहां पर हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने अपनी मंशा को ही जनता की मंशा के तौर पर कायम कराना चाहा, जबकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले इस तरीके से लेती है कि वो जनता के हित में भी रहे। क्या ईरान समय रहते वो कदम उठाएगा कि घर का मसला घर में रह पाए, या अमेरिका दखल ही इस विषय पर समाधान की दिशा में अंतिम अंजाम तक विषय को पहुंचाएगा? अगर ईरान में अमेरिका का दखल हुआ तो ईरान एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर क्या अपना अस्तित्व बचा पाएगा, या कुल मिलाकर नक्शे पर तो ईरान एक देश के तौर पर रहेगा, पर असल पहचान उसके उपनिवेश के तौर पर हो जाएगी? सवाल है, आने वाला समय इसका उत्तर देगा। पर यह सवाल उन तमाम लोकतांत्रिक देशों के लिए भी है जो अपने यहाँ के मसलों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय दखल की उम्मीद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दखल कभी भी आपके देश के लिए हितकर नहीं हो सकता। बेहतर होगा अपने घर की समस्या को, जैसे हम घर के अंदर सुलझाना चाहते हैं, अपने देशों में भी अपने मसलों को अपने घर के अंदर ही सुलझाएं। बाहरी हस्तक्षेप हमेशा आपकी संप्रभुता को चुनौती रहेगा। देश के संदर्भ में उदाहरण इस समय दुनिया में साफ दिख रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सलाम।